Hello students, this is Dinesh, your science teacher from आज़ाद हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री सेक्शन से है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, नॉन मेटल्स किस किस तरह से या किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा किसकी, नॉन मेटल की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, विच मीन्स नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टैंड। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन और हम कह सकते हैं एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं, या तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास नॉन मेटल है कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो बेटा यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन होगी। अब ये CO2 हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा बेटा और यहाँ तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो है, बट किस तरह का ऑक्साइड है, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है या फिर ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये कैसे पता लगाया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब एसिडिक ऑक्साइड मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं। क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक एसिड होगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड होगा, दैट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड होगा। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, एक एसिड है। कैसे पता चला ये एसिड है, वो हम लिटमस पेपर की हेल्प से जो है वो पता लगा सकते हैं। लिटमस पेपर बेटा क्या है, एक इंडिकेटर है जो क्या बताता है कि अगर जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ, वाटर के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके कर दिया जाए और हमारे पास जो एक नया प्रोडक्ट बन के आए, अगर उसको हम लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे तो लिटमस पेपर का जो कलर है बेटा वो क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। और अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू टू रेड होता है तो दैट मीन्स दैट इज एन एसिड। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एसिड कहलाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या कहा, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड जो ना तो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं ना ही बेस की फॉर्मेशन करते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरी एग्जांपल से समझेंगे, जैसे सल्फर है हमारे पास S+O2। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है बेटा। अब नॉन मेटल क्यों कह रहा हूं, वो हमने ऑलरेडी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाते हैं, कौन से एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को बेटा टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज के ऊपर। और वो जो दो ग्रुप्स बने वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बने। ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। अब सल्फर प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, बनाएगा सल्फरस एसिड बनाएगा। सॉरी, ये क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड बनाएगा। ठीक है, सल्फरस एसिड का फॉर्मूला बेटा क्या आ जाता है, H2SO3 होता है। ठीक है, और ये सल्फरस एसिड क्या है, एक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लिटमस पेपर के ऊपर चेक करेंगे
तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी ब्लू टू रेड कर देगा, रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। और अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज होता है, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज अ एसिड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं कार्बन की ही अगेन। अब कार्बन की रिएक्शन फिर से ऑक्सीजन के साथ करते हैं, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो एयर है बेटा, वो इनसफिशिएंट एयर है। मीन्स प्रॉपर एयर नहीं हमने यहाँ पे रिएक्शन में दी। ठीक है, कार्बन जो है वो जब वो इनसफिशिएंट एयर में रिएक्ट करेगा, इनसफिशिएंट एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि अगर इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो ये कोई भी एसिड या बेस की फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? एक न्यूट्रल ऑक्साइड कहा गया। समझ आ गया आपको कि नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो बेटा दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा और दूसरा या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। एसिडिक ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे? जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको अगर वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाए तो वो एसिड की फॉर्मेशन करेगा, तो दैट मीन्स वो जो ऑक्साइड था वो कौन सा ऑक्साइड था? एसिडिक ऑक्साइड था। और अगर वो एसिड की फॉर्मेशन नहीं करता, यानी कि अगर उसको लिटमस पेपर के ऊपर भी हम चेक करें तो वो ब्लू टू रेड नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो वो क्या कहलाएगा? एक न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं? आइदर एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल्स की रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ कैसी होगी? क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी? ठीक है, नॉन मेटल्स हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नॉन मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी रिएक्शन वाटर और नॉन मेटल के बीच में नहीं होगी। अब ये वाटर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर भी ले सकते हैं या फिर स्टीम भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमने मेटल में रिएक्शन की थी, मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती थी, कौन से वाटर? कोल्ड एंड हॉट के साथ, तो वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनता था। और वही अगर मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ होती तो वहां पे मेटल ऑक्साइड्स बनते थे। लेकिन जब नॉन मेटल की बेटा रिएक्शन, किसकी? नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ हो, चाहे वो कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है या स्टीम है, किसी के साथ भी होगी, तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कब करते हैं? जब नॉन मेटल क्या करे? अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्या करेगा? गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नॉन मेटल्स गेन करते हैं, तभी रिएक्शन होती है। जैसे मेटल्स जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कब करेगा? जब नॉन मेटल जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरे एलिमेंट को देगा। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो इसे क्या चाहिए? ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है, बट इसको कहीं से भी वाटर से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं से भी वाटर गेन, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कंपाउंड, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है। ठीक है, दे डिड नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स, क्या करने के लिए? टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द वाटर। हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस करने के लिए किसमें से? वाटर में से। ठीक है, नॉन मेटल जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। क्या करने के लिए? नहीं देने का मतलब क्या हो गया? कि लूज नहीं करता है, ये तो गेन करता है। ये तो लूज करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। लूज कौन करते हैं? लूज तो मेटल करते हैं। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो क्या नहीं होगा? हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड। तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। किसकी? नॉन मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ। डाइल्यूट एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड्स में कौन से आ जाएंगे बेटा? डाइल्यूट HCl आ गया,
डाइल्यूट H2SO4 आ गया, डाइल्यूट HNO3 आ गया। ठीक है, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो नॉन मेटल इन तीनों में से किसी भी एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ये भी क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, बट नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन तो लूज करता नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स कोई दूसरा जो है वो एटम जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये गेन नहीं करेगा और नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब कोई दूसरा तो यहाँ पे एलिमेंट या एटम है ही नहीं जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे। नॉन मेटल तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा और कोई भी रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। सेकंड कौन सा, थर्ड रिएक्शन थी नॉन मेटल्स की किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे हमने एग्जांपल लिया है, सोडियम ब्रोमाइड एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका फॉर्मूला बेटा क्या आ गया, NaBr। क्लोरीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है, सॉरी, एक हाईली रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को। अब यहाँ पे ये ब्रोमीन और ये क्या आ गया, क्लोरीन, दोनों क्या है बेटा, नॉन मेटल हैं। दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं। तो इसमें से इन दोनों में से जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो बेटा कौन सा है, क्लोरीन है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो ब्रोमीन को जब उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NaCl प्लस Br2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अंडरस्टैंड? ये एग्जांपल आ गई किसमें, कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ होती है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे, उसमें ऐसा होगा कि जो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, और उसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड मैंने क्या लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, तो क्लोरीन एक हाई रिएक्टिव मेटल था, उसने ब्रोमीन की जगह ले ली और ब्रोमीन अलग से डिस्प्लेस हो गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगी तो क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे जैसे लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल आ गया। ठीक है, वैसे तो दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज आल्सो अ नॉन मेटल। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एक नॉन मेटल की रिएक्शन जब दूसरे नॉन मेटल के साथ होगी तो हमारे पास क्या बन के आएगा, जैसे हाइड्रोजन है, फॉर्मूला क्या आ गया, H2, और क्लोरीन क्या आ गया, Cl2। तो जब ये दोनों बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। अंडरस्टैंड? Cl की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2, 8 एंड 7, यानी कि 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 टू 4 टू 6 एंड 7। अब यहाँ पे जब बेटा रिएक्शन नॉन मेटल की रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल के साथ होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल की रिएक्शन जब भी क्लोरीन के साथ होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करें। नया प्रोडक्ट कब बनता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा उसको गेन करे, या फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तभी जाके एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर ऐसा किसी रिएक्शन के अंदर नहीं हो रहा है तो दैट मींस वहां पे कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे हमने डाइल्यूट एसिड्स के केस में देखा और वाटर के केस में देखा। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग होगी, तो ये इसके साथ शेयर करेगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और सिमिलरली क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसके पास अपने 7 हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो बीच में बॉन्डिंग क्या आ गई बेटा? सिंगल बॉन्ड। अब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लूज और गेन नहीं हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। यानी कि जब भी नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, और कोवेलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में बनेगी वो क्या होगा? एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट होती है बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। और ये जो HCl है ये बेटा कौन सा है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहा है HCl जो बन रहा है, ये क्या करके बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बन रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? फास्फोरस P4 प्लस Cl2। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि एक बार मैं फॉर्मूला इसका चेक कर लेता हूं। PCl3। तो ये क्या बनाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा। अब ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो बना है बेटा, ये भी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो दैट मींस इट आल्सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है? ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस लेसन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक-एक मार्क की फॉर्म में। यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है बेटा इसमें से पूछे जाते हैं। 1-1 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो किसी भी टॉपिक से या उसके सब टॉपिक में से आ सकता है, राइट? तो ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़े हैं। लास्ट रिएक्शन है नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी, नॉन मेटल की। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? जैसे हाइड्रोजन आ गया H2, सल्फर आ गया हमारा S, तो इसके साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड भी बेटा क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है? इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, एज सिंपल एज दैट। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? NH3 होता है। और ये जो NH3 बना है ये भी कैसे बना है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही ये अमोनिया बन रहा है, ठीक है? दैट इज अमोनिया। NH3 किसका फॉर्मूला होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड है ये एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जहां पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया, ठीक है? कोवेलेंट कंपाउंड। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होती है। ये ध्यान रखिए, जब कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तभी आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, और वो जो आयोनिक कंपाउंड करेंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है। आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अब नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।